रॉड्रिगोस ट्रांसफर सागा। तो भाई मानो या मत मानो, जो रॉड्रिगो का ट्रांसफर है वो एक बहुत ही ना अजीब सी ट्रांसफर सागा बन के रह गया दोबारा। रोज आप सो के उठो तो एक नया ट्रांसफर र्यूमर आपको पता लग जाता है। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि रॉड्रिगो के साथ ऐसा होगा, बट सिर्फ रॉड्रिगो नहीं, रियल मैड्रिड में एज यूजुअल तमाशा लगा हुआ है। अब वो चाहे विनीसियस की बात कर लो, आप उसके अलावा चाहे कोनाटे की बात कर लो, उसके अलावा चाहे आप अल्वारो करेरास की बात कर लो, उससे रिलेटेड भी मैं दो तीन चीज़ें आपको बताऊंगा। तो रियल मैड्रिड इज फुल ऑफ यू नो स्टैमिना एंड पावर टू साइन प्लेयर्स एंड लेट गो प्लेयर्स ऑल्सो। तो आज की वीडियो में बात करते हैं रॉड्रिगो के बारे में, उसके अलावा बात करेंगे विनीसियस जूनियर के बारे में, क्योंकि उनको लेके भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आने लगी हैं। प्लस अल्वारो करेरास की साइनिंग से रियल मैड्रिड में एक प्रॉब्लम बन गई है। वो क्या प्रॉब्लम बनी है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको उन दो तीन जो करंट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में जानना है तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर विद योर फेलो फ्रेंड्स मैड्रिड फैंस। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अब आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो जो सबसे पहला र्यूमर स्टार्ट हुआ है, दैट इज लिवरपूल वांट रॉड्रिगो एंड दे विल डू एवरीथिंग इन देयर पार्ट टू मेक इट हैपन। ठीक है, दिल सेंड एन मिशनरी एजेंट पिनीजावी, जिसको हम जानते हैं, टू मैड्रिड इन द कमिंग डेज और वीक्स टू इनिशिएट ऑफिशियल कॉन्टैक्ट्स। यार लिवरपूल का रॉड्रिगो की रेस में जुड़ना मुझे थोड़ा सा वियर्ड लगता है। अगर आप ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, अगर आप मुझसे पूछो, उन्होंने फ्लोरियन वर्ड्स को भी अभी खरीदा है, कोडी गैक्पो उनके पास है, मोहम्मद साला उनके पास है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि रॉड्रिगो को आप लेफ्ट, मतलब अगर रॉड्रिगो ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो लेफ्ट विंग पे खेलेंगे, तो ऑलरेडी उनके पास दो कंटेंडर्स हैं वहाँ पे, दैट इज लुइस डियाज एंड कोडी गैक्पो। कोडी गैक्पो को चलो ठीक है, वो अभी तो वैसे अलेक्जेंडर इसाक के साथ लिवरपूल के रूमर्स चल रहे हैं। भाई जिस तरीके से लिवरपूल एंड आर्सेनल अपने आप को इस टाइम पे रीइंफोर्स कर रहे हैं, जिस तरीके की साइनिंग्स ये दोनों कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि भाई दे आर फोर्स टू बी रेकन विद, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट सीजन आने वाला देखना है कि कितना फैंटास्टिक जाने वाला है दोनों के लिए। भाई मेरे को तो दोनों से बहुत डर लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है, तो कमिंग बैक टू अ टॉपिक, तो लिवरपूल ऑलरेडी अगर अलेक्जेंडर इसाक के साथ कहीं ना कहीं लिंक्ड है, तो उसके बाद कोडी गैक्पो आपके लेफ्ट विंग पे खेलेगा। तो अगर मैं रॉड्रिगो होता तो मुझे ये चीज़ कहीं ना कहीं सोचनी पड़ती कि लुइस डियाज एंड कोडी गैक्पो आर ऑलरेडी देयर, क्या मुझे लेफ्ट विंग पे खेलने का चांस मिलेगा? और अगर मुझे लेफ्ट विंग पे खेलने का चांस नहीं मिलेगा तो मैं रियल मैड्रिड क्यों छोड़ रहा हूँ? रियल मैड्रिड में भी राइट विंग पे तो मैं खेल ही लूंगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर रॉड्रिगो वहाँ पे रहते हैं, फ्रैंको मैस्टनतूनो आ जाते हैं, तो फ्रैंको मैस्टनतूनो एकदम स्टार्ट नहीं करेगा, रॉड्रिगो विल ऑलवेज बी देयर, वो एक अपर हैंड वहाँ पे रहेगा। तो अब उसमें सिर्फ एक पॉइंट ये आ सकता है कि जो लुइस डियाज है वो कहीं ना कहीं बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख से भी लिंक्ड है इस टाइम पे। अभी तक तो लिवरपूल ने जो प्राइमरी बिड्स या छोटी मोटी जो बातचीत थी उन सबको रिजेक्ट कर दिया फॉर लुइस डियाज, बिकॉज ही इज एन इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर देम आफ्टर जोटा। अब उनके पास ये दो तीन अटैकिंग प्लेयर्स ही बचे हैं भाई, टू बी ऑनेस्ट। सो अब इसमें जो अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सेकंड जो रूमर स्टार्ट हुआ है, बायर्न म्यूनिख आर इंटरेस्टेड इन रॉड्रिगो एंड दे आर विलिंग टू पे 100 मिलियन फॉर हिम। इट विल डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंस विद लुइस डियाज। यही चीज मैंने आपको ऊपर बताई। अब मुझे पर्सनली ऐसा लगता है बायर्न म्यूनिख के लिए रॉड्रिगो का जाना एक सेंसिबल मूव है, मतलब अगर बायर्न म्यूनिख इज आल्सो इंटरेस्टेड इन हिम, क्योंकि अभी तक एज फार एज आई नो बायर्न म्यूनिख ने जो है लुइस डियाज के लिए बिड मारी है। वहीं पे बार्सिलोना की तरफ से भी लुइस डियाज के लिए इंटरेस्ट है, बट अगेन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जो मैंने पहले भी बोला था निको विलियम्स वाले केस में, बार्सिलोना के पास फंड्स की प्रॉब्लम है। सो बार्सिलोना का मुझे लगता नहीं लुइस डियाज के साथ कोई सीन होने वाला है। अब ले दे के जो बचता है वो बचती है बायर्न म्यूनिख ड्यू टू जमाल मुसियालाज इंजरी। अब जमाल मुसियाला की जो इंजरी है यार, वो कम से कम इस साल तो वापस नहीं आने वाला। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टिल नेक्स्ट सीजन ही इज गॉन, मतलब जनवरी फेब में मे बी वो अपनी थोड़ी ट्रेनिंग वेनिंग स्टार्ट करेगा, बट जब तक मार्च अप्रैल तक आएगा तब तक ही खत्म हो जाएगा। For Rodrigo, it's a best chance because Leroy Sané is also gone to Galatasaray. बायर्न म्यूनिख के पास ले दे के जो एक ऑप्शन बचता है अभी गनाब्री का बचता है। उसके अलावा उनके माइकल ओलिसे उनके पास राइट विंग पे, मुलर उनके यहाँ से जा चुके हैं। इट्स वेरी फैंटास्टिक टाइम फॉर रॉड्रिगो टू गो टू बायर्न म्यूनिख एंड मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ। आप भाई जाओ किसी भी तरीके से अपने एजेंट को बोलो कि बायर्न म्यूनिख को कन्विंस करे, 100 मिलियन वो दे देंगे। रियल मैड्रिड के साथ उनके टर्म्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब एक जेंटलमैन एग्रीमेंट से अग्रीमेंट है रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख का। अगर वो मतलब 80-90 मिलियन भी अगर फ्लोरेंटिनो पेरेस को बोलेंगे ना, पेरेस विल लोअर डाउन द मनी। अगर किसी के लिए पेरेस पैसा कम कर सकता है तो यहाँ पे सिर्फ बायर्न म्यूनिख के लिए कर सकता है, क्योंकि बायर्न म्यूनिख और उनके जो टर्म्स है वो काफ़ी अच्छे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अगर मैं रॉड्रिगो होता, मैं बायर्न म्यूनिख जाने के लिए अपनी पूरी जान लगा देता, क्योंकि अब ये वो मोमेंट है, वो टीम अभी ट्रांजिशन से निकल रही है। वो टीम अभी धीरे धीरे दोबारा से, उनके कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स गए हैं, कुछ प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट प्लेयर इंजर्ड हो गया है, तो दे नीड पीपल टू शो।
एंड नाउ इट्स हाई टाइम, जो रॉड्रिगो को चाहिए था, जो उनको लगता था कि यार मुझे रियल मैड्रिड में वो एक तरीके से रिकग्निशन नहीं मिलती जो अम्बापे को मिल जाती है, जो विनीसियस को मिल जाती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इट्स वेरी गुड टाइम फॉर रॉड्रिगो। अगर उनको जाना ही है, जो कि मुझे लगता है कि वो जाएंगे, तो उनको बायर्न म्यूनिख के लिए जाना चाहिए। तो जो अभी दो ये रूमर्स चल रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो चाहे बायर्न म्यूनिख ने लुइस डियाज के लिए बिड मारी हो, बट अगर मैं यहाँ पे रॉड्रिगो होऊंगा, मैं अपने एजेंट के थ्रू बोलूंगा कि प्लीज़ बायर्न म्यूनिख से बात करो एंड आई एम इंटरेस्टेड टू हैव अ न्यू चैलेंज इन जर्मनी कहीं ना कहीं। आप लोगों को क्या लगता है कि रॉड्रिगो को किस जगह पे जाना ज़्यादा सेंस बनाएगा? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे पर्सनली लगता है इट्स बायर्न म्यूनिख। अब आते हैं हम विनीसियस जूनियर जो रिन्यूअल चल रहा है उसके ऊपर। भाई मेरे को ये इतना ज़्यादा वियर्ड होने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि जो विनीसियस जूनियर का जो ये अभी चल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को लेके, ये सब मुझे लगा था नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल प्रोसेस होगी। टू बी ऑनेस्ट कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। विनीसियस जूनियर इज़ वेरी हैप्पी एंड ऑल दैट, ये सब साइन हो जाएगा। बट ये एकदम से थोड़ा ना ट्विस्ट एंड टर्न हो गया है यहाँ पे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, there is no agreement between Vinny Jr. and Real Madrid on a contract extension. The player has been asking for 30 million package, salary plus renewal bonus for months now, and he's sticking to those demands. Negotiations have not advanced in last months. और ये मारियो कॉटेजना की तरफ से आया है, तो आप थोड़ा सा इसको मान सकते हो कि इनके जो ये बातचीत होती है ये ठीक होती है, जो ये रूमर्स देते हैं। मुझे इस चीज़ का समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट्स द हरी, मतलब विनीसियस जूनियर को एकदम से इतना पैसा कमाने के लिए, मतलब द ओनली पॉइंट इज दैट कि अम्बापे इज अर्निंग अराउंड 32-33, दैट्स इट। उसके अलावा मुझे इसमें पर्सनली कुछ ऐसा दिखता नहीं है। और ट्विटर पे बहुत इस तरीके से ट्रेंड कर रहा है कि हाँ ही इज आस्किंग 30 मिलियन फॉर 8 गोल्स इन 42 अपीयरेंसेस। भाई आप ये चीज़ मानो या मत मानो, कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ दीज वर दी स्टैट्स, दीज वर दी एक्चुअल स्टैट्स। अगर कोई क्लब आपको आप खुद ही सोचो, आपकी हर डिमांड कब पूरी होती है? जब आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा आपने कुछ ऐसा कर दिया हो कि जो दुनिया में कोई और कर नहीं पा रहा है, राइट? या फिर आप ऐसा कॉन्टिन्यूस करते आ रहे हो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की मोस्टली डिमांड्स पूरी होती थी, क्योंकि वी ऑलरेडी नो कि भाई वो एक अलग तरीके के प्लेयर था। वो शुरुआत से हर चीज़ फुलफिल करता हुआ आ रहा था। उसके बिना रियल मैड्रिड अपने आप को सोच भी नहीं सकती थी। बट उनकी डिमांड भी सिर्फ एक हद तक पूरी हुई। एक मोमेंट पे आके फ्लोरेंटिनो पेरेज ने उनको भी टाटा गुड बाय बोल दिया गया, सेम सर्कियो रामोस। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि ये जो विनीसियस जूनियर का जो कैंप इस टाइम पे कर रहा है, हालांकि मुझे अभी भी लगता है कि विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड नहीं छोड़ना चाहते हैं एंड रियल मैड्रिड इज ऑल्सो नॉट कंसिडरिंग सेलिंग हिम। ये मुझे अभी भी पर्सनली लगता है, बिकॉज विनीसियस जूनियर इज द अडॉप्टेड सन ऑफ फ्लोरेंटिनो पेरेज कहीं ना कहीं। मतलब नॉट इन अ नेगेटिव सेंस आई एम जस्ट सेइंग कि वो उसको एक क्लब का एम्बेसडर मानते हैं। वो उस पर उन्होंने इतना इन्वेस्ट करा है भाई, इतनी क्रिटिसिज्म ली है, सब कुछ लिया है। नाइदर रियल मैड्रिड नॉर विनीसियस जूनियर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, इज एक्सपेक्टिंग टू पार्ट वेज कहीं ना कहीं। बट ये जिस तरीके का गेम अभी चल रहा है ना, ये विनीसियस जूनियर के फेवर में नहीं जा रहा है। अगर आप दूसरा स्क्रीनशॉट देखो, देयर आर फाइनेंशियल इश्यूज रिगार्डिंग विनीसियस जूनियर रिन्यूअल। द सऊदी इंटरेस्ट कंट्रीब्यूटेड टू दिस। फ्रॉम दिस इनटू रे द फीलिंग इज दैट इफ ही रिजेक्ट्स यूज ऑफर, या पढ़ सकते हो पूरा। यार ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत वियर्ड है। ये तो आप एक तरीके से रियल मैड्रिड पे एहसान दिखा रहे हो कि मैंने सऊदी का ऑफर नहीं लिया है, इसलिए अब आप लोग ये सोचो कि मैं आपके लिए कितना लॉयल हूं, तो अब मेरे पैसे बढ़ा दो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी, मतलब अगर इस तरीके का कुछ हो रहा है, सऊदी से ऑफर आ रहा है और वो नहीं ले रहे हैं, तो ये तो रियल मैड्रिड पे प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक है ये नहीं चल पाएगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आई एम अगेन सेइंग दिस इज रूमर, दीज आर रूमर्स, बट इनमें थोड़ी % सच्चाई जरूर है। ये मैं बिल्कुल अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ, या कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, या गट फीलिंग से कह सकता हूँ। बट विनीसियस जूनियर का जो कैंप है, दे आर प्लेइंग विथ फायर। अगर ये चीज़ वो कर रहे हैं, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ ये गेम्स खेलना कभी भी किसी के लिए फायदेमंद नहीं रहा है। फ्लोरेंटिनो पेरेस को शार्क ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड ऐसे ही नहीं बोला जाता। और अगर रियल मैड्रिड को नुकसान है ना भाई आपके जाने से, तो आपको डबल नुकसान है रियल मैड्रिड से अलग होने का। क्लब एंड प्लेयर दोनों एक दूसरे को बनाते हैं, राइट? आइदर यू आर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कि आप दुनिया के अगेंस्ट जाके भाई मैं तो एकदम पेल दूंगा, सब कर दूंगा, तो समझ में आता है कहीं ना कहीं, जो कि अनफॉर्चुनेटली नहीं है। मतलब ये बात हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि विनीसियस जूनियर इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो और हिज रीजन, बट द वे दे आर नेगोशिएटिंग इट्स नॉट इन देयर फेवर। फ्लोरेंटिनो पेरेस की ना जो अब उनमें चेंजेस आए ना, उसका एक एक्सटेंट है, उसके बाद उनका भी सब्र डोल जाएगा। और ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी मोस्टली चीज़ें इनमें से र्यूमर्स होंगे। ऑब्वियसली उनकी कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही होगी, पैसे पे थोड़ी बहुत बात अटकी होगी, बट रियल मैड्रिड विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द वेज स्ट्रक्चर। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। फ्लोरेंटिनो पेरेस विल नेवर एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द स्ट्रक्चर, कि जस्ट टू कि प्लीज भाई रुक जा, अच्छा चलिए मैं तेरी सैलरी बढ़ा देता हूँ।
अगर आपने इनकी बढ़ाई, फिर नेक्स्ट आपके पास जूड बेलिंगम आने वाले हैं, फिर आपने उनकी बढ़ाई, फिर आपके पास फेडे वेलवर्डे आने वाले हैं, फिर आपने उनकी बढ़ाई तो आपके पास फिर कोई और आने वाला है। तो ये नेवर एंडिंग साइकिल बन जाएगी और रियल मैड्रिड को बहुत अच्छे से पता है। इसलिए आप खुद सोचो, अगर वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सर्कियो रामोस को जाने तक का रिस्क ले सकते हैं, विनीसियस इज नोबडी इन फ्रंट ऑफ देम, ट्रस्ट मी ऑन दैट, एंड आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन सेइंग दिस। अगर किसी को इसमें कुछ भी लगता हो, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, ठीक है। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि विनीसियस जूनियर विल रिन्यू हिज अग्रीमेंट विद रियल मैड्रिड। ओह यार, थोड़ी सी लाइट चली गई, आई होप इट्स ओके। सो विनीसियस जूनियर विल रिन्यू विद रियल मैड्रिड, बट कितने सैलरी पे होगा, कितने वो होगा, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये भी एक सोप ओपेरा की तरह चलने वाला है। बट विनीसियस को थोड़ा बहुत यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा दैट दे आर नेगोशिएटिंग विद फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड दे आर प्लेइंग विद फायर, अगर इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगता है कि इफ विनीसियस जूनियर इज डूइंग थिंग्स लाइक दैट, क्या हमें उनको रखना चाहिए या हमें अब उनको सेल कर देने के करने के बारे में सोच लेना चाहिए, या उनकी डिमांड्स को हमें फुलफिल कर लेना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं हम एक ऐसी चीज की जिसके बारे में हम बहुत खुश हैं, दैट इज अलवारो करेरा साइनिंग। फाइनली वी हैव आवर अकेडमी प्लेयर बैक। 50 मिलियन हालांकि हमें पे करने पड़े, बट दैट इज ओके। तो हमने जो है साइन कर लिया फाइनली अलवारो करेरास को, इंस्टॉलमेंट में पैसा देंगे। पहले लग रहा था कि बेनफिका ने हमें बैक स्टैब कर दिया एंड ऑल दैट, बट फाइनली वी हैव साइंड हिम। So obviously everybody is happy now. Xabi Alonso's favorite left back is there, जो कि as per people Yamal को pocket कर सकता है, and obviously he has shown that he has a good potential. But again it's a very healthy competition for Fran Garcia and Alvaro Carreras now. And उसके अलावा रियल मैड्रिड ने ना यार इसके साथ एक और चीज़ यहाँ पे सॉल्व कर ली है, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों ने सोचा नहीं होगा या ना ज़्यादा ध्यान दिया होगा, which is लिस्ट ए एंड ला लीगा रोस्टर। अब इसका क्या मतलब है? ला लीगा में तो आप 25 प्लेयर अपने रजिस्टर कर सकते हो, दैट इज ओके। यूएफा के लिए आपको जो यूएफाज लिस्ट ए है, उसमें पूरी स्क्वाड में आपको 4 प्लेयर चाहिए जो मतलब क्लब की ट्रेनिंग फैसिलिटी में या फिर क्लब की जो एकेडमी है उसमें ट्रेन हुए हैं कभी ना कभी, ठीक है। ये यूएफा का रूल है। अगर आप ये नहीं कर पाओगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम, बट नाउ करेराज टिक्स दैट बॉक्स फॉर रियल मैड्रिड। नहीं तो रियल मैड्रिड अपने सारे प्लेयर उसमें रजिस्टर नहीं कर पाती। अब वो 4 प्लेयर कौन से हैं जो अकेडमी में हुए हैं? दैट इज जेनी कार्वेल, जिन्होंने 2012 से 2010 जो है रियल मैड्रिड के साथ बिताया था। फ्रैन गार्सिया, जिन्होंने 2013 से 2018 में अकेडमी में रहे हैं। अलवारो करेरास, जिन्होंने 3 पूरे सीजन बिताए हैं कहीं ना कहीं। सॉरी, डैनी कार्वेल जो है 2002 से 2010 तक रहते हैं, आई एम सॉरी, ठीक है। अलवारो करेरास जिन्होंने पूरे 3 सीजन बिताए हैं हमारे साथ। उसके बाद रॉल एसेंसियो, जिन्होंने 14 साल की उम्र में वेल्डेडेबास ज्वाइन किया था, तो उन्होंने तो अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ पे बताया है। तो यूएफा को सिर्फ इस चीज से मतलब है कि जो ये 4 प्लेयर हैं, इन्होंने 36 मंथ्स आपके यहाँ बिताए हो, दैट इज 3 ईयर्स। उसके अलावा आप चाहे इनको बेचो, रीसाइन करो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपकी अकेडमी में इन्होंने 3 साल बिताए हुए होने चाहिए। दैट इज द यूएफा's लिस्ट ए रूल। एंड फाइनली विद द, बिकॉज लुका वास्केस इज गॉन नाउ, नाचो इज ऑलरेडी गॉन, जो हमारे अकेडमी के प्लेयर्स थे, अब ले दे के हमारे पास जैनी कार्वेल बचे हैं। तो अब अलवारो करेरास जो है उस चीज को टिक करते हैं। अगर हम हाइपोथेटिकली रॉल एसेंसियो को लोन भी कर देते हैं ना, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेस कहीं ना कहीं, तो हमें एक और प्लेयर को रखना पड़ेगा, दैट कुड बी फ्रैन गोंजालेस, जो हमारा कीपर है, राइट। हमारे कीपर जो है वो भी अकेडमी से आया हुआ है और वो भी भाई कम से कम आई थिंक 15-16 साल की उम्र से खेल रहा है। तो हमें किसी ना किसी को रखना जरूर पड़ेगा यहाँ पे जो कि अकेडमी से होगा। तो रियल मैड्रिड ने साइलेंटली अलवारो करेरास को साइन करके अपनी ये प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व कर ली है। बट अब आते हैं बड़ी प्रॉब्लम की वजह से, विच इज अलवारो करेरास के आने के बाद अब रियल मैड्रिड को अगर किसी और प्लेयर को रजिस्टर करना है तो उनको कुछ प्लेयर सेल करने पड़ेंगे यहाँ पे। और अलवारो करेरास के आते ही जो सबसे बड़ी चीज़ आने लग गई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एसी मिलान वांट फ्रैन गार्सिया, रियल मैड्रिड आर आस्किंग फॉर 20 मिलियन, टॉक्स ऑन गोइंग। मेरे को इसी चीज़ का डर था और यही चीज़ अब हो रही है। आई नेवर वॉन्टेड फ्रैन गार्सिया टू लीव, टू बी ऑनेस्ट। और इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है, अगर कोई मुझे फर्लांड मोंडी और फ्रैन गार्सिया में ऑप्शन देगा, मैं एनी डे विल पिक फ्रैन गार्सिया ओवर मोंडी। और मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्यों। अब आप एक स्टार्ट, मैं आपको एक फोटो लगा के मतलब ये स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप जरा ये परफॉर्मेंस देखो अलवारो करेरास की और आप परफॉर्मेंस देखो यहाँ पे मोंडी की। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम किस लेफ्ट बैक के साथ भाई यहाँ पे काम चला रहे थे, किस तरीके की परफॉर्मेंस थी। मतलब मैंने जब ये स्टैट्स देखे मेरा तो दिमाग हिल गया कि भाई, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू मोंडी, बट वर वी प्लेइंग विद द वर्स्ट लेफ्ट बैक ऑफ द यूरोप दैट टाइम।
मतलब दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं है स्टार्ट्स का अल्वारो करेरास और फर्नांड मोंडी का। प्लस रियल मैड्रिड ने अल्वारो करेरास में एक और बहुत अच्छी चीज साइन करी है, दैट इज अगर आप उनके स्टार्ट्स देखोगे तो बेनफिका के लिए आई थिंक उन्होंने सेकंड हाईएस्ट प्लेइंग प्लेयर है, मतलब सबसे ज्यादा मिनट्स खेले हैं उन्होंने बेनफिका के लिए विदाउट एनी इंजरी। जिस तरीके से हम इंजरी से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो एथलेटिक है काफी, जो काइंड ऑफ टचवुड भाई इंजरी प्रॉन नहीं है कहीं ना कहीं, एंड ही हैज अ मोमेंटम टू प्ले गुड नंबर ऑफ मैचेस जस्ट लाइक फेडे वेलवर्डे। और डिफेंस में हमें इस तरीके के प्लेयर्स की यहाँ पे जरूरत है। बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम इज दैट कि अब रियल मैड्रिड को किसी को ना किसी को तो सेल करना पड़ेगा। अब अगर आप दूसरा ये स्क्रीनशॉट देखो, नाइदर फ्रैन गार्सिया नॉर फर्नांड मोंडी वांट्स टू लीव द क्लब बट वन मस्ट, बोथ हैव कॉन्ट्रैक्ट्स टिल 2027। अब रियल मैड्रिड यहाँ पे डिलेमा में पड़ गई है, क्या वो थोड़ा बहुत पैसा कमाए? अगर आप फ्रैन गार्सिया को भेज देते हो तो 25-30 मिलियन में फ्रैन गार्सिया चला जाएगा, बट उसके बाद आपके पास अल्वारो करेरास के बाद बैकअप क्या बचा है? या तो आप अग्वेडो को खिलाओ, फिर यही पॉसिबिलिटी बचती है, पर क्योंकि मोंडी तो अक्टूबर वगैरह से पहले नहीं आने वाले हैं, और अगर आप मोंडी को बेचते हो तो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 मिलियन की वैल्यू, इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाने वाले, और वो भी तब बिकेंगे जब वो फिट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने बोला है भाई, इंजर्ड प्लेयर को कोई क्लब नहीं खरीदता है यहाँ पे, राइट? तो रियल मैड्रिड एक बहुत बड़े डिलेमा में, या फिर जबी अलोंसो एक बहुत बड़े डिलेमा में फंस गए हैं। अगर आप मुझसे पूछो, मैं फर्नांड मोंडी को बेचने के लिए बिल्कुल तैयार हूं, नॉट सेइंग एज अ बायस प्लेयर और समथिंग, मैं बहुत ही सेंसिबल होकर सोचना चाहता हूं कि एक अल्वारो करेरास वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक्स मेरे पास है, उसके बाद फ्रैन गार्सिया जो कि इतनी अच्छी पोटेंशियल दिखा रहा है, जिसने पूरा क्लब वर्ल्ड कप बहुत बढ़िया खेला है, मैं उस प्लेयर को और डेवलप करूंगा। इतने सारे मैचेस होने वाले हैं, दोनों लेफ्ट बैक को बहुत टाइम मिलेगा खेलने के लिए, मैं अपने दो सबसे बेस्ट लेफ्ट बैक्स को यहाँ पे रखूंगा, क्योंकि जो मेरा 3-5-2 वाला सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ये दोनों फुल बैक्स मेरे बहुत काम आएंगे, फ्रैन गार्सिया और अल्वारो करेरास। उस सिस्टम में मेरा फर्नांड मोंडी कभी फिट नहीं होगा, तो इट्स बेटर कि मैं मोंडी को जाने दूं और इन दोनों को रख लूं। बट यू नेवर नो, रियल मैड्रिड में थोड़ा सा भाई, अब पैसा भी तो आपको देखना पड़ेगा, आपने इतना खर्चा कर लिया, आपको थोड़ा रिकवर करना पड़ेगा। वो तो भला हो क्लब वर्ल्ड कप का कि 80 मिलियन तो आपके वहीं से आ गए। अब आपको अगर 25-30 में फ्रैन गार्सिया चला जाता है तो आपका तो मोटा मोटा 50-60 मिलियन का खर्चा हुआ बस। यू नेवर नो, मे बी हो सकता है कि जबी अलोंसो बोले कि ठीक है मैं फ्रैन गार्सिया को जाने का रिस्क ले सकता हूँ, मैं डियागो अग्वेडो को वहाँ पे यूज़ कर लूँगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड को ये नहीं करना चाहिए। और कुछ रूमर्स मैंने पढ़े थे कि रियल मैड्रिड इज नॉट इंटरेस्टेड इन सेलिंग फ्रैन गार्सिया आफ्टर द परफॉर्मेंसेज हेयर, बट यू नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, क्या फ्रैन गार्सिया को रियल मैड्रिड को सेल कर देना चाहिए कि या नहीं कर देना चाहिए आफ्टर अल्वारो करेरास? डोंट यू थिंक कि हमें एक परफेक्ट बैकअप की जरूरत है जो फ्रैन गार्सिया जैसा प्लेयर हमें देगा, जबकि मोंडी जो है अभी इंजर्ड है? या हमें एग्वेडो जैसे प्लेयर पे भरोसा करना चाहिए जो हमारी अकेडमी से निकला है? जस्ट काइंडली लेट मी नो एवरीथिंग इन द कमेंट्स। सो गाइज, ये थी कुछ 3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मुझे लग रहा था कि बहुत टाइम से ऐसे बज़ बना रही है पूरे उसमें, तो आई थॉट कि इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बात करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगर कुछ भी उसमें लगा हो मैंने छोड़ दिया हो, कमेंट बॉक्स इज ओपन, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।